हाय एवरीवन। सो दिस इज गोइंग टू बी रिवीजन फॉर लेवल 2, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं इन अ वेरी वेरी क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव मैनर। वैसे ही जैसे अपन ने लेवल 1 में स्टार्ट किया था ना, वेब स्टाइल रिवीजन, राइट? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग वो सारे स्टूडेंट्स जो लोग लेवल 1 क्लियर करके लेवल 2 में पहुंचे एंड उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनको वेब स्टाइल रिवीजन पक्का ध्यान में रहेगा, राइट? So this is going to be the first episode of connecting the dots, right? As you can see in the thumbnail, right? आगे के episodes आएंगे depending upon the availability of time and most importantly ये episode पे response कैसे मिलता है, ठीक है? तो without wasting further time, let's connect the dots, right? Let's start with our revision. Okay, आप सभी को बोर्ड दिख रहा होगा। सो लेवल 2 के करिकुलम को मेरे को रिवाइज करना है, बट काफी ज्यादा वॉल्यूमनेस है, जिससे कि एक आइडिया नहीं लग रहा है कि सर मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ एंड ऑल दैट। एंड एट द सेम टाइम सर बर्डन भी ना हो, कोई प्रेशर भी ना हो। तो चलो ना, अपन ऐसे सोचते हैं ना, लेवल 2 में तो इट इज लाइक मोर ऑफ अ मॉडल 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 मॉडल, हर जगह पे वैल्यूएशन फोरकास्टिंग मॉडल, इसी के इर्द गिर्द घूम रहे सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ध्यान में यार, चलो ना मॉडल बनाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं काफी एकदम कैजुअली लिखते हैं, चलो मॉडल बनाते हैं। क्यों मॉडल बनाते हैं भाई? मॉडल क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली फॉर फोरकास्टिंग। Obviously, for forecasting. अच्छा, और मॉडल में तो लेवल 2 में तो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन है, टाइम सीरीज मॉडल है, बहुत सारा है। लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल सर कैसे होता है? वेर वाई हैड, अपने को फोकस्ट करना है वाई को, राइट? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा? वाई हैड डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, हेंस द वर्ड मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल फैक्टर्स। बी जीरो हैड प्लस बी वन हैड एक्स वन प्लस बी टू हैड एक्स टू प्लस डॉट 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 के हैड एक्स के। स्टार्ट काफी कैजुअली किया है। कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें यार? चलो ना यार, मॉडल बनाते हैं। क्या चीज के लिए हम लोग मॉडल बनाते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग, राइट? उसमें ध्यान आ गया सर, मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल, जहाँ पे हमने को फोकस करना है वाई को, विच डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। अब ये मॉडल को यूज करने से पहले आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि सारे के सारे के अजम्पशन सेटिस्फाइड है क्या। पहले ये चेक करना पड़ेगा, तो ही तो हम ये मॉडल को यूज कर पाएंगे। अगर अजम्पशंस वॉयलेट हो रहे हैं, तब तो यार मॉडल इज नॉट रिलायबल। मॉडल को कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ठोक पिट करना पड़ेगा एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे के सारे अजम्पशन सेटिस्फाइड है, राइट? तो सबसे पहला टास्क इज टू चेक वेदर अजम्पशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल के अजम्पशंस क्या क्या, राइट? लेट्स चेक वेदर assumptions are satisfied or not. Obviously ये चेकिंग कब करना है? आफ्टर यूजिंग द मॉडल कि बिफोर यूजिंग द मॉडल? ऑब्वियसली बिफोर यूजिंग द मॉडल। जस्ट लिखता हूँ मैं, बिफोर यूजिंग द मॉडल। लेट्स चेक वेदर assumptions are satisfied or not, right? assumption satisfied है या नहीं, उससे भी पहले आपको एटलीस्ट assumptions तो पता होनी चाहिए क्या क्या है। सब मल्टीपल रिग्रेशन के assumptions क्या क्या है? मॉडल के रिलेशन में 3 assumptions हैं और एरर टर्म्स के रिलेशन में 4 assumptions हैं।
चार assumptions। मॉडल के रिलेशन में पहला assumption कहता है लिनियरिटी होना चाहिए बिटवीन y एंड x, बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ मैं लिनियरिटी, लिनियरिटी से बिटवीन y एंड x। ये पहला assumption रिलेटिंग टू द मॉडल। सेकंड assumption कहता है कि यार जो मॉडल में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं ना, जैसे ये मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट x के, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड नॉट बी रैंडम, राइट? देयर हैज टू बी सम लॉजिक एज टू व्हाई वी हैव टेकन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट? बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नॉट रैंडम। थर्ड assumption रिलेटिंग टू द मॉडल ये कहता है कि सर ये जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, इनके बीच में परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, राइट? परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं चाहिए, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। इनफैक्ट assumptions तो ये भी कहता है कि हाई कोरिलेशन भी नहीं चाहिए, राइट? क्या कहा मैंने थर्ड assumption? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड। मैं फिर फर्दर डिक किया, इनफैक्ट हाई कोरिलेशन भी नहीं चलेगा भाई, परफेक्ट लीनियरली तो दूर का बात हो गया, हाई कोरिलेशन भी नहीं चलेगा, राइट? लो कोरिलेशन चलेगा क्या? हाँ, लो कोरिलेशन चलेगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड नॉट बी परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड। ऐसा डिक करके इनफैक्ट परफेक्ट रिलेशन तो छोड़ो सर, हाई कोरिलेशन में नहीं चलेगा। हाई कोरिलेशन between independent variables is also not allowed। अगर सर हाई कोरिलेशन हुआ तो, इफ हाई कोरिलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, देन मल्टीकोलिनियरिटी। ये है assumptions relating to the model, राइट? अभी तक तो सर assumption satisfied है कि नहीं है, इस पे तो बात ही नहीं किया है। अभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर assumptions क्या क्या है। अब आते हैं एरर टर्म्स। एरर टर्म्स के रिलेशन में चार assumptions हैं। पहले बोल रहा है एरर टर्म्स, मैं बार बार एरर टर्म्स नहीं लिखता हूँ, स्ट्रेट अवे जो assumption है उसको लिख देता हूँ। कह रहा है एरर टर्म शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड कह रहा है जो मीन ऑफ एरर टर्म है ना, मीन ऑफ एरर टर्म शुड बी व्हाट? जीरो। तीसरा कह रहा है जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है ना, इट शुड बी कांस्टेंट। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, इनफैक्ट वेरिएंस शुड बी कांस्टेंट। और वेरिएंस शुड बी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? होमोस्केडास्टिसिटी। चौथा, एरर टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब एरर टर्म्स का कोरिलेशन खुद के साथ एंड एरर टर्म्स का कोरिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ नहीं होना चाहिए। एरर टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट या शुड नॉट बी कोरिलेटेड, शुड नॉट बी सीरियली कोरिलेटेड, वैसा नॉट बी सीरियली कोरिलेटेड।
ये है अजम्पशंस, पहले ये तो ध्यान में होना चाहिए। अब देखते हैं अजम्पशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि सर अपन ने बोला था वेरिएंस ऑफ एरेटम शुड बी कांस्टेंट, होमोस्टेडासिटी। सर होमोस्टेडासिटी है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट है जिसका नाम है बीपी टेस्ट, राइट। चेक फॉर होमोस्टेडासिटी। बीपी टेस्ट, कोई भी टेस्ट में आपको फोकस तीन चीज पे करना है। एक, वो टेस्ट का सर हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस में हम लोग नल हाइपोथेसिस करते हैं बीपी इज इक्वल टू जीरो, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करते हैं बीपी नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। सेकेंड वाला सर स्टेटिस्टिक वैल्यू। स्टेटिस्टिक वैल्यू ये फॉर्मूला से आता है। तो स्टेटिस्टिक वैल्यू का फॉर्मूला इज एन इंटू आर स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको कि आर स्क्वायर किसके और किसके बीच का, एरर टर्म्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का। एंड एक्स एकदम लूज में लिख रहा हूँ, राइट। आर स्क्वायर किसके बीच का सर, एरर टर्म्स और एक्स के बीच का। ऑब्वियसली ये एकदम रिवीजन वीडियो चल रहा है, राइट। फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन वुड नॉट बी पॉसिबल, राइट, और चाह के भी नहीं कर पाएंगे फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन को, राइट। एकदम मे 25 कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन वीडियो लाया गया हुआ है, राइट, जिससे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी टच करने वाले धीरे धीरे धीरे। इंट्यूटिवली हमने स्टार्ट कहाँ से किया सर, चलो मॉडल बनाते हैं, राइट, यहाँ से स्टार्ट हो, ये भूलना मत, एंड में वापस से इसको रिविजिट करेंगे। शुरू मॉडल से किया और एंड भी अपन मॉडल में ही करने वाले हैं। स्टेटिस्टिक वैल्यू, एंड तीसरा होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से आता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और लास्टली कंक्लूजन। अब आपको इतने से बहुत सारा चीज ध्यान में आ रहा हो। कंक्लूजन में क्या होता है, अपन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक वैल्यू ने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड किया कि नहीं किया, राइट। अगर इफ स्टैटिस्टिक वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू एक्सीड्स क्रिटिकल वैल्यू, तो स्टार्ट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड करता है तो कहने से नल इज रिजेक्टेड। अगर नल रिजेक्टेड हो गया इसका मतलब होमोस्टेडासिटी नहीं है, ध्यान रखना। अगर नल रिजेक्टेड हुआ तो होमोस्टेडास्टिसिटी नहीं है, तो क्या है सर, हेट्रोस्टेडास्टिसिटी है। तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी। और अपने को क्या चाहिए था, होमोस्केडास्टिसिटी। होमो नहीं है तो हेट्रो है, हेट्रो है मतलब अजम्पशंस वॉयलेट हो गए। सेकंड, अजम्पशंस को वापस से रिविजिट करते हैं। तो होमोस्केडास्टिसिटी है या नहीं है ये तो अपन ने चेक कर लिया। अब एक अजम्पशन है रिलेटिंग टू द मॉडल जो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड, राइट। एंड इनफैक्ट अगर हाई कोरिलेशन है तो भी नहीं चलेगा, राइट। तो सर हाई कोरिलेशन है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ टू चेक फॉर मल्टी कोलिनियरिटी। चेक, इनफैक्ट ऐसे लिखता हूँ, टू चेक वेदर
independent variables. Check independence of independent variables. सर कैसे चेक करेंगे? मेथड्स है, दो मेथड्स प्राइमरली आपको ध्यान में रखना है, right? एक कहता है कि अगर सारे के सारे टी टेस्ट, सारे के सारे टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट आ गए एंड एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट आ गया, क्या सारे के सारे टी टेस्ट किसके, वो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, x1 x2 x3, उन सब के टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट आ गए, ऑल ऑल टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट, बट एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट आ गया, मॉडल का एफ टेस्ट के तो सिग्निफिकेंट आ गया। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब मल्टीकोलिनियरिटी है, right? इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता है, देयर इज रिलेशन। अगर ऐसा है तो मल्टीकोलिनियरिटी, तो मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट। एक ये तरीका है चेक करने का, राइट, सारे के सारे टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट। दूसरा तरीका, और वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, शॉर्टनेस को वी आई एफ कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वी आई एफ कैलकुलेट करेंगे। जैसे x1 का वी आई एफ दिया हुआ रहेगा, कैलकुलेट करके फिर फॉर्मूला बता रहा हूँ, इट इज 1 / 1 माइनस आर स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे जो हम लोग आर स्क्वायर लिखते हैं, ये किसके और किसके बीच का आर स्क्वायर का बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का आर स्क्वायर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आर स्क्वायर बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वीआईएफ कैलकुलेट करते हैं और वीआईएफ का कुछ कट ऑफ देके रखा हुआ है, राइट। ज्यादा करके केसेस में आपको वीआईएफ कैलकुलेट करके दे दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो दिस इज द फॉर्मूला 1 / 1 माइनस आर स्क्वायर। ध्यान रहे आर स्क्वायर इज बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब कट ऑफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर वीआईएफ ग्रेटर देन 5 आया तो अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। और अगर वी आई एफ ग्रेटर देन 10 आया, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपने वी आई एफ कैलकुलेट किया, अगर वो ग्रेटर देन 10 आया, इसका मतलब सीरियस वायलेशन है, राइट। वो वेरिएबल को अपने को ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट, वायलेशन, राइट। से x1 x2 x3 x4 है, वी फाउंड दैट x3 और x4 का वी आई एफ 10 से भी ज्यादा आ गया, इसका मतलब मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट फॉर x3 एंड x4, ऐसा बात है, ठीक है ना। ये हो गया टेस्टिंग to check whether independent variables are independent or not, right? Independence of independent variables. थर्ड, सर assumption में ये था एरर टर्म्स के केस में, एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट। या दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो देयर शुड नॉट बी एनी कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स, राइट। एरर टर्म्स शुड नॉट बी सीरियली कोरिलेटेड, इफ यू जस्ट रिकॉल यहाँ पे देखो, वेरिएंस शुड बी कांस्टेंट, और लास्ट में देखा शुड नॉट बी
सीरियली कोरिलेटेड, राइट। इस चीज को सर कैसे चेक करेंगे? सीरियल कोरिलेशन। तो एरर टर्म्स सीरियली कोरिलेटेड और नॉट। ये चीज को चेक करने के लिए वी हैव, वैसे तो दो टाइप के टेस्ट हैं, राइट। अभी एक ही पे फोकस कर रहा हूँ मैं डिलिबरेटली, राइट। एपिसोड 1 है करके एक ही पे कर रहा हूँ, राइट। एपिसोड 2 में बाकी सारी चीज को भी कंसिडर करेंगे, लेट्स सी हाउ इट गोस, राइट। वी हैव DW टेस्ट, डर्बिन सन टेस्ट। टेस्ट बोलते ही सर हाइपोथेसिस बताइए। ध्यान रहे, नल हाइपोथेसिस डर्बिन वाटसन इज इक्वल टू 2। नल हाइपोथेसिस याद रखना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव्स डर्बिन वाटसन नॉट इक्वल टू 2, ये हाइपोथेसिस। सेकंड क्या होता है सर? स्टेटिस्टिक वैल्यू। DW stat formula is 2 into 1 minus R. R stands for correlation. तो किसके और किसके बीच का? error term for the tth period and error term for the t minus 1 period. 2 into 1 minus R. ये स्टेटिस्टिक वैल्यू को सर अपने को क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हाँ, क्रिटिकल वैल्यू इज DL, मतलब 0। यहाँ पे एक DL का मार्किंग होता है। आपको जस्ट याद रखना है कि DL इज द क्रिटिकल वैल्यू। ये दिया हुआ रहेगा, डोंट वरी। नहीं भी दिया हुआ रहता है तो डर्विन वॉटसन का टेबल दिया हुआ रहता है, उससे काफी इजीली DL निकाला जा सकता है। दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू। अब ध्यान से सुनना कंक्लूजन। अगर डर्विन वॉटसन स्टेटिस्टिक जो तुमने निकाला है 2 into 1 - R करके, वो DL से कम आ गया, DL से कम, इफ DW स्टैट लेस देन DL, इसका मतलब सीरियल कोरिलेशन है, पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है, राइट। देन देयर इज पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। आई थिंक सारे के सारे स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा। ऑब्वियसली ये एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स को जरा भी नहीं देखना है भाई, पागल हो जाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट्स का बात ही नहीं है। हेडिंग है कनेक्टिंग द डॉट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है, राइट। जो एकदम मई में एग्जाम देने वाले, अगस्त में एग्जाम देने वाले, उनका मेजोरिटी टॉपिक्स हो गया है, राइट। एटलीस्ट एक बार दो बार हो ही गया होगा, राइट। उनको इसके बेसिस पे पूरा का पूरा ध्यान में आ रहा होगा मैं क्या चीज का बात कर रहा हूँ, राइट। DL का बात हो रहा है, डर्विन वाटसन स्टार्ट का बात हो रहा है, फिर उनको ध्यान में आ रहा है हाँ यार DW स्टार्ट DL से नीचे आता है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, राइट। ये हो गया हमारा टेस्टिंग वाला पार्ट। अब हमने सारा का सारा टेस्टिंग कर लिया, एंड वी फाउंड, टेस्टिंग में वी फाउंड कि सारे के सारे अजम्पशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अजम्पशन से सेटिस्फाइड। तब तो गुड न्यूज है। अगर गुड न्यूज है तो कहने से अब वी कैन यूज द मॉडल, लेट्स यूज द मॉडल, राइट। ऑल अजम्पशन सेटिस्फाइड। अब तो क्या है, गुड न्यूज है, लेट्स यूज द मॉडल।
बाद में कोई मेरे को कॉर्नर नहीं करना चाहिए सर, और उनको सेटिस्फाइड हो तो क्या हो सर, मॉडल का फिटनेस टेस्टिंग करना पड़ेगा, है ना करना पड़ेगा, तेना करना पड़ेगा। वो सब मान रहा हूँ कि यार मॉडल सिग्निफिकेंट है, सब कुछ है, अजम्पशन सेटिस्फाइड है, हमने सारा का सारा फिटनेस टेस्टिंग वगैरह भी किया, मॉडल इज सिग्निफिकेंट एंड बेस्ट ऑफ द मॉडल अवेलेबल, तो कहने से लेट्स यूज द मॉडल, राइट। तो अपने को बाकी टॉपिक्स में भी तो जाना है, राइट, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए। तो लेट्स यूज द मॉडल, तो कहाँ पे मॉडल को यूज कर रहे हैं अपन, फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न, फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करते हैं, राइट, फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ई आर। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, देखना यहाँ पे वापस से मल्टीपल रिग्रेशन का आपको फील आ जाएगा। एक है आपका सिंगल फैक्टर मॉडल, जिसमें आप लोग चैंपियन, सॉरी आपका फेवरेट मॉडल, सिंगल फैक्टर मॉडल। आगे देखो मॉडल, मैंने बोला ना, मॉडल वर्ड को पकड़ के उसको ड्रैग कर रहे हैं। सिंगल फैक्टर मॉडल में तो सर सीएपीएम है ही ना, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, जो कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। देखा होगा कि आर एफ को बी जीरो हाइट जीरो सोचो, आर एम माइनस आर एफ को एक्स वन सोचो, और उसका ये बीटा को बी वन सोचो, राइट। सिंगल फैक्टर मॉडल बी जीरो हाइट प्लस बी वन एट एक्स वन, राइट। इसके ऊपर तो क्या ही बात करना है, ये तो सबके एकदम ब्लड में रहेगा। फोकस करते हैं मल्टी फैक्टर मॉडल पर। मल्टी फैक्टर मॉडल से ध्यान आ गया होगा मल्टीपल रिग्रेशन, राइट। मल्टी फैक्टर मॉडल, वैसे तो बहुत सारे मल्टी फैक्टर मॉडल है, लेकिन अभी एपिसोड वन में उसमें से एक मॉडल को टच करते हैं जिसका नाम है आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल, एपीएम। It's a multi-factor model wherein expected return is equal to RF प्लस, होगा कोई पहला वाला फैक्टर, उसको पहला वाला फैक्टर का रिटर्न ओवर एंड अबव आर एफ, तो उसको कहेंगे फैक्टर रिस्क प्रीमियम। जैसे आर एम माइनस आर एफ को हम लोग क्या कहते हैं, या तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं या मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं, राइट। इट इज रिटर्न ऑन द इंडेक्स ओवर एंड अबव आर एफ, राइट, रिस्क प्रीमियम, एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर एंड अबव आर एफ। वैसे ही पहले फैक्टर का रिटर्न ओवर एंड अबव आर एफ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ आर पी वन, फैक्टर रिस्क प्रीमियम, राइट, इंटू इसका बीटा वन प्लस फैक्टर रिस्क प्रीमियम टू इंटू उसका बीटा टू, ऐसे करते करते प्लस डॉट 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 एफ आर पी के इंटू वॉट, बीटा के। देखो मल्टीपल रिग्रेशन का फील आ रहा है, वेर इन हमारा जो वाई है दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, ऐसे करते 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 केथ फैक्टर, राइट। आर्बिट्राज, सिंस आर्बिट्राज वर्ड आ गया है, तो एक सम पकड़ रहा हूँ जो करिकुलम में है, जिसमें इन लोग बोलते हैं कि बताइए ना आर्बिट्राज को कैसे कंडक्ट करें, राइट। तो मेरे पास उसका डिटेल्स है, स्ट्रेट अवे एक बार देख लेते हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट है क्या, और अगर है तो सर करते कैसे, राइट। इन लोग कुछ इस तरीके से डेटा प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास से तीन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ए, बी एंड पोर्टफोलियो सी। हर एक पोर्टफोलियो का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया हुआ है, तेज का दिया हुआ है 0.196, डेसिमल्स में दिया हुआ मतलब 19.6%, पोर्टफोलियो बी का 0.156। अगर आप करिकुलम में देखोगे फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर टू आई थिंक, 0.156, 15.6% एंड 0.244, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियोज। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे डिराइव हुआ है, यूजिंग अ मल्टी फैक्टर मॉडल दैट इज एपीएम मॉडल, राइट। उसके बाद हर एक फैक्टर का सेंसिटिविटीज दे दिया हुआ, फैक्टर सेंसिटिविटी, फैक्टर सेंसिटिविटी का मतलब इनफैक्ट, परंतु हाँ, फैक्टर सेंसिटिविटी
बीटास दे के रखा हुआ है कि यार पोर्टफोलियो ए का बीटा कितना, पोर्टफोलियो बी का बीटा कितना, पोर्टफोलियो सी का बीटा कितना, राइट, फैक्टर सेंसिटिविटीज। तो इट इज 0.8 फॉर पोर्टफोलियो ए, 1 for portfolio B, and it is 1.2 for portfolio C. These are what factor sensitivities. ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब बोलेंगे कि यार ये डेटा देखो, राइट, एंड बताओ क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है क्या, राइट। दिस इज अ टिपिकल सम यू विल फाइंड फॉर इन आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी। उसका स्टाइल क्या है? स्टाइल ये है कि अपने को लोएस्ट बीटा जो 0.8 दिख रहा है, दिखा, हाईएस्ट बीटा 1.2 दिख रहा है। लोएस्ट बीटा और हाईएस्ट बीटा को कंबाइन करना है, और जो बच गया है ना, बच गया है क्या, पोर्टफोलियो बी का जो बीटा है ना 1, उसके साथ मैचअप करना। लोएस्ट बीटा और हाईएस्ट बीटा को कंबाइन करना है, मतलब उसको कुछ वेट्स देना है सच दैट वो वेटेड एवरेज किसके साथ टैली हो जाए, 1 के साथ टैली हो जाए, दैट इज पोर्टफोलियो बी का सेंसिटिविटी के साथ टैली हो जाए, right? तो ऐसा मैं क्या वेट्स दूं 0.8 और 1.2 को जिसका वेटेड एवरेज 1 आ जाए। ये तो क्लियर कट दिख रहा है सर, 0.5 राइट। वैसे तो अपन फाइंड भी कर सकते हैं इस, लेट वेट्स बी वेट ऑफ ए फॉर पोर्टफोलियो ए इंटू पोर्टफोलियो ए का बीटा कितना है, 0.8 प्लस पोर्टफोलियो सी को क्या वेट देंगे, 1 - W है बोलो। अगर पोर्टफोलियो ए को मैं 60% दूंगा, तो पोर्टफोलियो सी को मैं कहने से 40% दूंगा, राइट। मेरे को कंबाइन दोनों में मेरे को वेट्स एलोकेट करना है, राइट, एक में 60 तो दूसरे में 40। तो वेट ए फॉर पोर्टफोलियो ए कहने से 1 - W ए फॉर पोर्टफोलियो सी इनटू पोर्टफोलियो सी का बीटा कितना है, 1.2। दिस शुड कम टू 1। इफ यू सॉल्व यू विल गेट WA as 0.5 and 1 - WA, that is nothing but WC as what, 0.5। चेक कर लो, 0.5 करने से क्या 1 टैली हो रहा है क्या, 0.5 इंटू 0.8 प्लस 0.5 इंटू 1. आपको आ जाएगा 1.2 प्लस 0.8 कितना, 2, 2 का आधा कितना, 1। इससे अपने को ये पता चला कि सर पोर्टफोलियो ए में 50% का वेट देना है एंड पोर्टफोलियो सी में 50% का वेट देना है, और एक नया पोर्टफोलियो बनाना है जिसका नाम है पोर्टफोलियो डी, राइट। पोर्टफोलियो डी, पोर्टफोलियो डी के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो डी के अंदर पोर्टफोलियो ए होगा इसको देने वाले 50% वेट, और पोर्टफोलियो सी होगा जिसको देने वाले हैं 50%, राइट। प्लीज मेरे को बताओ पोर्टफोलियो डी का बीटा कितना होगा, सर 1। पोर्टफोलियो डी का बीटा इज नथिंग बट वेटेड एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ए एंड पोर्टफोलियो सी, राइट। 0.5 इंटू बीटा ऑफ ए प्लस 0.5 इंटू बीटा ऑफ सी। तो पोर्टफोलियो डी का बीटा कितना आने वाला है, सेंसिटिविटी 1। और पोर्टफोलियो डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट वेटेड एवरेज रिटर्न, राइट। किस चीज का, वेट इंटू पोर्टफोलियो ए का रिटर्न प्लस वेट इंटू पोर्टफोलियो सी का रिटर्न, यही तो होता है यार। तो मैं सोचो ना, ए और सी दो स्टॉक है, ए में मैंने 50% लगाया, सी में मैंने 50% लगाया, बताइए ना एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। तो 0.5 इंटू ए का रिटर्न प्लस 0.5 इंटू सी का रिटर्न, राइट। लेट्स सी, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो डी इज नथिंग बट 0.5 इंटू ए का रिटर्न कितना था, 0.196, तो मैं 19.6% बोल रहा हूँ, प्लस 0.5 इंटू 0.244 मतलब 24.4% बोल रहा हूँ। कैलकुलेट करना तो कितना आ रहा है, 22% आ रहा है। अपने को क्या ढूंढना है, सर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये ढूंढना है। उसके लिए ये सारा वर्किंग्स मैंडेटरी है। वर्किंग्स कैसे करने का स्टाइल, वर्किंग का स्टाइल क्या है, सर लोएस्ट बीटा और हाईएस्ट बीटा को पकड़ लिया, उन दोनों को कुछ अपने को वेट्स देना है सच दैट वो जो वेटेड एवरेज बीटा है इट शुड टैली विद जो बच गया, राइट, उसका बीटा के साथ टैली होना चाहिए, जिससे अपने को पता लग जाएगा कि यार वेट्स कितना एलोकेट करना है।
उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो उस नया पोर्टफोलियो का, विच इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज रिटर्न, राइट। अब आपको दिखेगा कि सर expected return on portfolio D is 22% and expected return on portfolio B कितना था, 15.6%। इनफैक्ट कैसे प्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे D, यहाँ पे B, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड उसके नीचे बीटा। सर डी का रिस्क कितना है, डी का सेंसिटिविटी, डी का बीटा कितना है सर 1। पोर्टफोलियो बी का बीटा कितना है सर, सेंसिटिविटी 1। क्लियर कट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कि सर डी में भी सेंसिटिविटी एक का है, रिस्क एक का है, और डी कितना रिटर्न दे रहा है 22%। बी में भी सर एक का रिस्क है और बी कितना रिटर्न दे रहा है 15.6%। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, एक का रिस्क लेके सर डी 22% दे रहा है, बी 15.6% दे रहा है। आर्बिट्राज इन्वॉल्व, जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसको क्या करेंगे, बाई पोर्टफोलियो डी को बाई करेंगे, और जो कम रिटर्न दे रहा है उसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, राइट, पोर्टफोलियो बी को शॉर्ट करेंगे। तो जिसको मैंने लॉन्ग किया उसमें से मेरे को 22 आएंगे, जिसको मैंने शॉर्ट किया उसमें से 15.6 क्या जाएंगे, राइट। पोर्टफोलियो डी से 22 आएंगे और पोर्टफोलियो बी पे 15.6 जाएंगे, तो नेट नेट कितना हाथ में आएगा, कहने से 22 माइनस 15.6 एकदम दिख रहा होगा यार, राइट। 22% वाला पोर्टफोलियो मेरे को बाई करना है क्योंकि ज्यादा रिटर्न दे रहा है, राइट, तो बाई करूंगा तो 22 आएंगे। 15.6 वाले को मैं शॉर्ट करूंगा तो 15.6 जाएंगे, तो आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना रिटर्न वाइज अगर बोले तो, देयरफॉर यहाँ पे आर्बिट्राज इन्वॉल्व्स बाइंग पोर्टफोलियो डी एंड शॉर्टिंग पोर्टफोलियो सी, सॉरी पोर्टफोलियो। आई होप समझ में आ रहा होगा, पोर्टफोलियो डी को बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मिल रहा है। पोर्टफोलियो बी को शॉर्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें से कम मिल रहा है। शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसमें से कम मिल रहा है, राइट, देयरफॉर arbitrage profit is equal to, can I say 22% minus 15.6%, तो कितना आ रही है 6.4%। यह है परसेंटेज टर्म्स में। अगर क्वेश्चन डिलिबरेटली पूछ रहा है कि यार ऑन 100 रुपी या $100 या 100 यूरो बताना आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना, तो 100 × 6.4% कर देना। ऑन $1 या 1 यूरो बताना कितना, तो 1 × 6.4% कर देना। इट्स वेरी वेरी इजी। तो यार आर्बिट्राज प्रॉफिट निकालना कोई इसमें तोड़ू फोड़ू चीज नहीं है, लोएस्ट बीटा और हाईएस्ट बीटा को पकड़ो, उसको कुछ वेट्स देना है टू इक्वेट विद जो लेफ्ट आउट बीटा है, राइट, वहां से वेट्स मिल जाएगा। फिर एक नया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो, वो नया पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज रिटर्न निकालो, राइट, जो पोर्टफोलियो तुमने छोड़ दिया है उसके रिटर्न के साथ कंपेयर करो, जो भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसको बाई करेंगे, जो भी कम रिटर्न दे रहा है उसको शॉर्ट करेंगे, नेट नेट में से घर पे कितना है, राइट, दैट इज योर आर्बिट्राज। राइट, तो मॉडल ही चल रहा है अपना, मल्टी फैक्टर मॉडल, आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल, राइट, एंड उसके ऊपर एक टिपिकल सम आर्बिट्राज का वो ओपन कर रहा है, कर चुके हैं इनफैक्ट। तो मैंने पॉइंट्स को टच किया एंड इंट्यूटिवली पोर्टफोलियो का सिंगल फैक्टर मॉडल और मल्टी फैक्टर मॉडल दैट इज आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल को टच किया। अब सब मेरे को ना मल्टीपल रिग्रेशन का फील ना डेरिवेटिव्स में लेना है, क्या पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल, फीलिंग ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इन डेरिवेटिव्स, फील ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इन डेरिवेटिव्स। कहाँ पे सर ऐसा फील, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स सर, ऑप्शन ग्रीक्स सबको याद आ रहा होगा, ग्रीक्स बोलते ही उनको ध्यान में आ रहा होगा, हाँ यार वो डेल्टा गामा थीटा वेगा कुछ तो था ना, राइट। स्ट्रेट अवे वहां पे नहीं जाते हैं, थोड़ा इंट्यूटिवली जाते
we know that option का price is a function of underlying, is a function of time, is a function of interest rate, is a function of volatility of underlying. So option the price is a function of underlying, is a function of time, it is a function of interest rate, and it is a function of volatility. सर अगर अंडरलाइंग एक से चेंज हुआ तो ऑप्शन का प्राइस कितने से चेंज होगा, अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट. एक सेकेंड प्लीज मेरे को बताओ, प्लीज मेरे को बताओ आप लोग, ये जो हमने मल्टीपल रिग्रेशन का इक्वेशन लिखा हुआ था यहाँ पे, इसमें प्लीज मेरे को बताइए B1 का इंटरप्रिटेशन क्या है. B1 का इंटरप्रिटेशन लेवल 1 नॉलेज. सर इफ x1 चेंजेस बाय 1 assuming other factors to be constant, तो जाके y is expected to change by B1 है. यही इंटरप्रिटेशन x1 है, राइट. इधर x1 एक से चेंज हुआ assuming other factors to be constant, तो जाके y is expected to change by B1. बस उसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तभी तो बोल पाएंगे ना मल्टीपल रिग्रेशन का फील. क्या बोल रहा हूँ, if underlying changes by 1 assuming other factors to be constant, तो बताइए ना सर ऑप्शन प्राइस कितने से चेंज होगा, दैट इज नोन एज डेल्टा. इफ अंडरलाइंग चेंजेस बाय 1 assuming other factors to be constant, तो जाके ऑप्शन प्राइस विल चेंज बाय डेल्टा, राइट. डेल्टा का फीलिंग कहीं V1 हैट जैसा नहीं आ रहा है क्या, ऐसा नहीं आ रहा है. डेल्टा, डेल्टा इंटू x1, और x1 क्या है, x1 से हमारा अंडरलाइन, तो वही तो हुआ. इफ अंडरलाइन इफ x1 चेंजेस बाय 1, तो y माने ऑप्शन का प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज बाय डेल्टा, राइट. दैट इज डेल्टा का क्या है यहाँ पे फीलिंग, V1 है. वही तो बोल रहा हूँ, फील ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इन डेरिवेटिव्स, राइट. तो अब तुमको पकड़ में आ जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, इट इज कैप्चर्ड बाय डेल्टा. प्लीज टी के साथ बोलो तो. सर अगर टाइम चेंज होता है तो ऑप्शन का प्राइस सर कितने से चेंज होगा, दैट इज कैप्चर्ड बाय व्हाट, थीटा. रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कैप्चर्ड बाय थीटा. सर इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस बाय 1, तो ऑप्शन प्राइस कितने से चेंज होगा, दिस इज कैप्चर्ड बाय व्हाट, रो. Rate of change of option price with respect to interest rate is what, rho. And if volatility changes by 1%, तो सर ऑप्शन का प्राइस कितने से चेंज होगा, दिस इज कैप्चर्ड बाय व्हाट, वेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू volatility is captured by deliberately. और एक चीज लेके आते हैं कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ध्यान से अब डेल्टा है, डेल्टा में स्टार दे रहा हूं. रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा with respect to underlying that is S is known as gamma. सर अगर अंडरलाइन एक से चेंज हुआ तो डेल्टा क्या रेट से चेंज होगा बोल रहा हूँ, राइट. दैट इज नोन एज व्हाट, गामा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन इज नोन एज गामा. ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन बोल सकते हो आप, राइट. ऑप्शन ब्रिक्स को कोशिश किया एकदम इंट्यूटिवली इंट्रोड्यूस करने, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन डेल्टा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट रो, विथ रिस्पेक्ट टू वॉलिटिलिटी होगा. सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, सर अगर अंडरलाइन एक से चेंज हुआ तो डेल्टा क्या रेट से चेंज होगा, इट इज कैप्चर्ड बाय गामा, नोन एज गामा. अब अब अपने को ना ये डेल्टा थीटा रो वेगा गामा ये सब का प्रॉपर्टीज जानना है, right? तो अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं. पहले तो मल्टीपल लिबरेशन का थोड़ा फील ले लिए, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा, properties of gamma, properties of theta, and properties of vega, right.
डेल्टा का प्रॉपर्टी, डेल्टा का प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मनीनेस में इन लोगों ने क्या बोला है, इन द मनी ऑप्शंस होते हैं। लेवल टू कैंडिडेट को बोलने का भी जरूरत नहीं, इन द मनी ऑप्शंस क्या है, राइट। इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा ज्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा क्या होता है, कम होता है। आईटीएम ऑप्शंस हायर डेल्टा, टीएम ऑप्शंस डेल्टा। मैंने इसमें तो दो चीज बोला हुआ, राइट। अगर ऑप्शंस अच्छा है माने इन द मनी है तो डेल्टा हाई, ऑप्शंस खराब है ओटीएम है तो डेल्टा लो। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में पहले तो तीन चीज में स्प्लिट कर दो कि सर ऑप्शंस इन द मनी है, कि आउट ऑफ द मनी है, कि एट द मनी। लोग कह रहे हैं अगर इन द मनी है तो जैसे जैसे हम टाइम के करीब जाते हैं ना, वैसे वैसे डेल्टा वन के करीब जाते हैं। वन के करीब मतलब मैं प्लस माइनस वन बोल रहा हूँ, कॉल के केस में है तो इट इज प्लस वन के करीब, और पुट के केस में है तो माइनस वन के करीब, राइट। अब उतना सब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आई थिंक आपको सब ध्यान में आ रहा है। एज वी अप्रोच मेच्योरिटी, डेल्टा टेन टूवर्ड्स, नेक्स्ट स्लाइड में को यूज करना पड़ेगा, इनफैक्ट इसको यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस वन, राइट। ओटीएम के केस में नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, एज वी अप्रोच मेच्योरिटी, अगर ऑप्शंस खराब है और समय बीतता जा रहा है तो डेल्टा विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट, जीरो। अगर ऑप्शंस एटीएम है सर, एट द मनी, ना अच्छा ना खराब, तो इसका डेल्टा भागते रहते हैं जीरो से लेके वन के बीच, राइट। एकदम इंट्यूटिव है। अगर अच्छा ऑप्शन से जैसे जैसे वन, जैसे जैसे मेच्योरिटी नजदीक आ रहा है वन की तरफ, प्लस माइनस वन, खराब ऑप्शन से जैसे जैसे मेच्योरिटी सामने आ रहा है तो डेल्टा जीरो की तरफ। एट द मनी है माने ऑप्शंस ना खराब है ना अच्छा है, तो उसका डेल्टा जीरो से लेके वन के बीच में स्विंग होता रहता है, ऑब्वियसली जीरो से लेके प्लस माइनस वन बोलना चाह रहा हूँ वैसे। स्विंग्स फ्रॉम, स्विंग्स बिटवीन जीरो टू प्लस माइनस वन, ये है प्रॉपर्टी डेल्टा का। अब बाय द वे रात का 12:45 बजा हुआ है, तो बीच में मैं कभी थोड़ा सा यॉन करूँ तो प्लीज उसको बेसिक पे जज मत करना, राइट। इट इज 12:45। ये हो गया डेल्टा का। अब आते हैं गामा, डेल्टा का भाई गामा। अगेन सेम, विथ रेस्पेक्ट टू
moneyness and with respect to time. ये अपन ने डेल्टा के केस में देखा था सर, अगर एट द मनी है तो डेल्टा कहने से जीरो से लेकर +-1 के बीच में स्विंग करता रहता है, राइट? कॉल के केस में बात करें तो जीरो से लेकर 1 के बीच में, पुट के केस में बात करें तो जीरो से लेकर -1 के बीच में स्विंग करता होगा। तो जैसे एट द मनी का डेल्टा स्विंग करते रहता है, इसीलिए एट द मनी का गामा इज वेरी वेरी हाई। एटीएम ऑप्शंस हाई गामा विद रेस्पेक्ट टू टाइम में आपको ये ध्यान रखना है। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस वर्सेस लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में किस में गामा हाई होता है? तो शॉर्ट टर्म में, राइट? शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैव हायर गामा एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म ऑप्शंस। तो यहाँ पे जैसे जैसे मेच्योरिटी सामने आएगा, क्लोज टू मेच्योरिटी, गामा राइजेस। तो ये पता चलता है कि सर शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैव हायर गामा, नियर टर्म ऑप्शंस हायर गामा कंपेयर टू आर ऑप्शंस। ये हो गया गामा का सिंपल। थीटा, थीटा सेम लाइक गामा ही है। Respect to moneyness and with respect to time। moneyness का बात करें तो एट द मनी ऑप्शंस हैव हायर टाइम वैल्यू, राइट? एट द मनी ऑप्शंस में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। एट द मनी ऑप्शंस डैश मोर टाइम वैल्यू, मोर टाइम वैल्यू। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोले तो थीटा इज लाइक डेप्रिसिएशन, राइट? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे थीटा डीके फास्टर होता जाएगा, टाइम वैल्यू डेप्रिशिएट होता जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस का टाइम वैल्यू ज्यादा जोर से डेप्रिशिएट होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, थिंक लाइक डेप्रिसिएशन, राइट? एक ऑप्शन का सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है वर्सेस एक ऑप्शन का मेच्योरिटी को 50 दिन बचा हुआ है, किसका टाइम वैल्यू फास्ट डीके होगा? ऑब्वियसली 10 दिन वाले का, राइट? उसको 10 दिन में स्वाहा होना है ना, तो फास्ट डीके होगा। लेकिन जिसका 50 दिन बचा हुआ है उसके पास तो 50 दिन है ना, तो धीरे 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 डीके। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के केस में भी यही है, शॉर्ट टर्म ऑप्शन हैव हायर थीटा डीके, शॉर्ट टर्म ऑप्शन हायर थीटा डीके। अब क्या बचा? वेगा, वेगा, वेगा का भी सेम वो थीटा और गामा का भाई है ये, विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस के मामले में, रिस्पेक्ट टू मनीनेस। तब सब एट द मनी ऑप्शन हैव हायर वेगा, वही बोलना चाह रहे हैं। देखो ना, गामा के केस में भी एट द मनी ऑप्शन हायर गामा, थीटा के केस में सर एट द मनी ऑप्शंस और टाइम वैल्यू, वेगा के केस में सर एट द मनी ऑप्शंस हाई वेगा, हायर वेगा।
और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के केस में अभी ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, वो उतना ज्यादा यू नो टेस्टेबल एरिया नहीं दिख रहा है, तो अभी फोकस में नहीं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के केस में, ठीक है ना। तो वेगा के केस में विद रिस्पेक्ट टू मनीनेस पे रेस्ट्रिक्ट करना। ये है आपका डेरिवेटिव्स वाला पार्ट। कैसे टच किया अपने डेरिवेटिव्स को? ऑप्शन ग्रीक्स में। ऑप्शन ग्रीक्स में आया कहाँ पे यार? मल्टीपल इटरेशन का फीलिंग लेना था, तो वहां से ऑप्शन ग्रीक्स में आ गए और एक एक ग्रीक्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर। ओके। अब सर मल्टीपल रिग्रेशन का मेरे को फील लेना है फिक्स्ड इनकम में। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या जहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन का फील ले सकते हैं? ट्रिपल रिग्रेशन MR फील इन फिक्स्ड इनकम। कहाँ पे है यार, कहाँ पे है? किसी को ध्यान में आ रहा है क्या? देयर इज अ चैप्टर नोन एज क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस के अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज क्रेडिट स्कोर। मैं समझो ना सर, अपने को क्रेडिट स्कोर फोरकास्ट करना है। एक इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सिविल स्कोर को फोरकास्ट करना है। तो सिविल स्कोर को फोरकास्ट करना है, क्रेडिट स्कोर इसको वाई सोच लो तुम, इसको अपने को फोरकास्ट करना है। ओके। अब जिसको फोरकास्ट करना है उसको किसके मदद से फोरकास्ट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मदद से, राइट। तो क्रेडिट स्कोर को फोरकास्ट कर रहे हैं इन लोग एज से। एज बिग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको फैक्टर वन सोचो। सेकेंड फैक्टर इज परसेंटेज ऑफ लिमिट यूटिलाइज्ड। थर्ड फैक्टर इज इन लोग लिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज यूज्ड। अभी आ रहा हूँ मैं, डोंट वरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज यूज्ड। एंड फोर्थ फैक्टर इज डिले। डिले इन पेमेंट, डिलीक्वेंसीज, EMI वगैरह पेमेंट में डिले हो रहा है क्या? तो आ गया ना मल्टीपल रिग्रेशन का फीलिंग। सर व्हाई इज क्रेडिट स्कोर? इट डिपेंड्स अपॉन age factor, it depends upon percentage of limit utilized, it depends upon different types of facilities used, and it depends upon what? Delinquencies. एज के मामले में लोग बोल रहे हैं हायर द एज बढ़िया द स्कोर। हायर द एज हायर द स्कोर, राइट। तो क्रेडिट स्कोर और एज का कहने से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इसका B1 का बात करें, सर B1 क्या होगा? B1 पॉजिटिव होगा, मतलब ऐसा y इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 एज। एज ज्यादा तो क्रेडिट स्कोर इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एज। हर जगह पे मल्टीपल रिग्रेशन लगाने का मन है, राइट। हायर एज हायर स्कोर। पहला बात तो इजी है, ऑब्वियसली लोअर एज लोअर स्कोर। परसेंटेज ऑफ लिमिट यूटिलाइज्ड, राइट। जितना लिमिट था उसका मेजोरिटी परसेंटेज आप यूटिलाइज कर चुके हो, इसका मतलब आपका स्कोर कम होगा। हायर द परसेंटेज यूटिलाइज्ड लोअर वुड बी द स्कोर। इसका मतलब वाई और परसेंटेज ऑफ लिमिट यूटिलाइज्ड में क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। Obviously, it would not be possible for me to divert and एकदम dig into the logic because ये एकदम revision session चल रहा है, intuitive session चल रहा है, right? इतना बोलने से आपको ध्यान आ गया होगा, right? This is not a full-fledged session going on, ठीक है ना? तो higher limit utilized resulting into what? Lower score. तीसरा फैक्टर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज यूज्ड। एक पर्सन है, उसने
क्रेडिट कार्ड भी है उसके पास, कार लोन भी है, हेना लोन भी है, तेना लोन भी है, इतने सारे लोन्स लेके रखे हुए हैं। इसका मतलब उसको इतने सारे लोन्स मिले ना, इसका मतलब वो बंदा टाइम पे कर रहा है ना। ये लोग कह रहे हैं अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज यूज है तो हायर स्कोर, राइट। बंदा ट्रस्ट वर्दी है तभी तो वो इतना सारा फैसिलिटीज यूज कर पा रहा है। तो यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ मैं, मोर फैसिलिटीज, हायर स्कोर, एरो कर रहा हूँ। लास्ट वाला डिलिक्वेंसीज, इसमें तो मैं क्या ही बोलूं। अगर एक बंदा डीले के साथ ईएमआई वगैरह पे कर रहा है तो उसका स्कोर क्या होगा? कम। अगर डीले है तो लोअर। इसके ऊपर एक बढ़िया सा सम है, फिक्स्ड इनकम है, राइट। अभी मैं एक बार सम्स वाले पार्ट पे डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बोर्ड से ना सारा चीज हट जाता है, राइट। पहले ये सारा का सारा जितना भी नोट्स फॉर्मेशन है एपिसोड 1 का, वो पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद जहां जहाँ पे सम्स का रिक्वायरमेंट होगा वहां वहां पे अपन सम्स को टच करेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका मल्टीपल रिग्रेशन का फील इन फिक्स्ड इनकम, राइट। इंट्यूटिवली आपको क्लिक हो रहा होगा कि हाँ यार कैसे अपन धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, राइट, एक एक पार्ट टच कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो credit score, why? It depends upon age, percentage limit utilized, different facilities used and delinquencies. Age के साथ positive relationship है, percentage और limit utilized के साथ negative relationship है, higher the limit used, lower the score. Different types of facilities used के साथ positive relationship है, more the facilities, more the score, and delinquencies का delay है तब तो यार lower score होगा, right? If you just recall, अभी तक स्टार्टिंग से पॉइंट्स को टच किए जरा सा, वहां से फिर पोर्टफोलियो में गए, वहां से डेरिवेटिव्स में गए, फिक्स्ड इनकम में गए। अब सर, सिंस इतना मॉडल फोरकास्टिंग एंड ऑल दैट का बात हो रहा है, सर क्या मॉडल्स कॉर्पोरेट इशूअर में भी है क्या? क्या मॉडल्स कॉर्पोरेट इशूअर में है? हाँ सर, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर वहां पे मॉडल यूज करना पड़ेगा, राइट। मॉडल्स इन कॉर्पोरेट इशूअर्स, इन कॉर्पोरेट इशूअर। सर क्या चीज के लिए मॉडल है? कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का मॉडल है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अपन केई भी बोल सकते हैं। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट है, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रिटर्न, राइट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी के लिए वो क्या है? कॉस्ट है। कौन से मॉडल्स है सर? मेरे पास डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो पूरा का पूरा ब्लड में रहेगा, राइट। इसके ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं। सेकेंड इज बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क मॉडल है। बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, सॉरी मैंने रिस्क मॉडल, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम मॉडल है, जहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। लॉजिकली हो रहा होगा आपको कि सर बॉन्ड इन्वेस्टर्स को कितना मिल रहा है? ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टर्स को उससे ज्यादा चाहिए बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर्स उनसे भी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। तीसरा, तीसरा इन लोग रिस्क बेस्ड मॉडल्स के ऊपर जा रहे हैं, रिस्क बेस्ड मॉडल्स। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो कितना लाइट लगता है, सारे के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड यार एक दूसरे से, राइट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी डीडीएम से, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसके ऊपर आएंगे। सेकंड मेथड इज बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम।
तीसरा इज रिस्क बेस्ड मॉडल। अब रिस्क बेस्ड मॉडल को मैं अलग स्लाइड में लिखता हूँ, सारे के सारे स्लाइड्स यूज हो चुके हैं, इसके आगे नहीं जा रहा। चलो लेट मी सेव दिस। स्टार्टिंग से आते हैं, ठीक है। रिस्क बेस्ड मॉडल्स। इन्होंने कंसिडर किया है फार्मा एंड फ्रेंच मॉडल। फार्मा फ्रेंच मॉडल। फार्मा फ्रेंच मॉडल को यूज करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करेंगे। फार्मा फ्रेंच मॉडल के अंदर दो है, एक थ्री फैक्टर मॉडल है और एक फाइव फैक्टर मॉडल है। थ्री फैक्टर मॉडल में कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो या आर ई बोलो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस एम आर पी, स्टैंड फॉर मार्केट रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा वन, एम आर पी बीटा वन इंटू बीटा कर देता हूँ, प्लस एस एम बी, एस एम बी स्टैंड फॉर स्मॉल माइनस बिग into beta 2 plus HML. HML stands for high minus low, high book to price ratio minus low book to price ratio into beta 3. This is your three factor model. तीन फैक्टर दिख रहा होगा, फैक्टर वन MRP, फैक्टर टू SMB, फैक्टर थ्री HML। ये तो X1 X2 X3 का फीलिंग हो गया, और B1 B2 B3। फाइव फैक्टर मॉडल में तीन फैक्टर्स तो वही हैं जो अभी डिस्कस किए थे। एक्स्ट्रा टू अगर लिखो तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा टू लिख रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्या क्या है, एक RMW into beta 4, RMW stands for robust minus weak, and plus CMA into beta 5, CMA stands for कंजर्वेटिव माइनस अग्रेसिव। सारा का सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, आपको जस्ट पुट करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, राइट। ये एक्स्ट्रा है, इसको मेरे को ना ऐसे ये फैक्टर प्लस दिस, ये हो गया आपका फाइव फैक्टर मॉडल। अब अपने एक चीज रह गया, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बेस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना तो भाई सब अच्छा वाला है, राइट। स्पेस चाहिए रहेगा, एक सेकेंड। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट D1 by P0 plus growth, yes or no? Where D1 stands for expected dividend, current dividend नहीं, expected dividend। P0 stands for current share price and G stands for growth, growth in share price या growth in earnings या growth in dividends। तो ये तो बहुत इजी है सर, आपने डीडीएम डिस्कस ही क्यों किया जब इतना इजी होता है। ये डीडीएम के हेल्प से, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हेल्प से मेरे को इक्विटी सब्जेक्ट में जाने का मौका मिल रहा है, राइट। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से मैं जा रहा हूँ इक्विटी में,
models for estimating intrinsic value models for estimating intrinsic value. इस पे एक है हमारे पास टू स्टेज मॉडल, और एक है थ्री स्टेज मॉडल। पहले टू स्टेज मॉडल को टच करें। टू स्टेज मॉडल में अगेन दो पार्ट्स, एक है जनरल टू स्टेज, एक है आपका एच मॉडल। जनरल टू स्टेज और एच मॉडल में सर फर्क क्या है, ध्यान देना। जनरल टू स्टेज मॉडल में क्या होता है ना कि कुछ टाइम तक सुपर नॉर्मल ग्रोथ होते रहता है, से डिविडेंड 5 साल तक 40% के रेट से ग्रो किया, और छठे साल से एब्रप्टली ग्रोथ रेट गिर के 5% स्टेबल ग्रोथ पे आ जाता है, मेच्योर ग्रोथ। तो जनरल टू स्टेज में क्या होता है ना कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ रेट है ना वो एब्रप्टली फॉल्स टू मेच्योर्ड ग्रोथ रेट। एच मॉडल में क्या होता है, सेम शुरू का पोइट्री सेम है कि कुछ टाइम तक सर सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है, हाउएवर वो सुपर नॉर्मल ग्रोथ एब्रप्टली फॉल नहीं होता, राइट, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीनियरली फॉल होता है टू व्हाट, मेच्योर्ड ग्रोथ रेट। दिस इज द डिफरेंस। आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लियर कट समझ में आ जाएगा, राइट। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन बोला उसके बेसिस पे कि एब्रप्टली फॉल हो रहा है यार जनरल टू स्टेज। एच मॉडल कब लगाना है, जहां पे हम लोग बोलेंगे कि भाई एबनॉर्मल ग्रोथ रेट एब्रप्टली नहीं गिरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरते 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 एक स्टेबल ग्रोथ में आया, अगर ऐसा है तो वहां पे हम लोग एच मॉडल, राइट। सम्स वाला पार्ट को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले एपिसोड में कंसिडर करेंगे। तो जनरल टू स्टेज और एच मॉडल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जनरल टू स्टेज में एबनॉर्मल है वो एब्रप्टली फॉल्स, फॉल्स टू मेच्योर ग्रोथ। और एच मॉडल में नो एब्रप्ट फॉल। इंस्टेड एबनॉर्मल ग्रोथ transitions to mature growth rate over n, over n बोला, n से दिया हुआ रिलेशन। एच मॉडल का सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। एच मॉडल का फॉर्मूला इज आई वी जीरो कैसे निकालेंगे सर, जो भी करंट डिविडेंड दिया रहेगा डी जीरो, उसको कंपाउंड करेंगे विथ जो मेच्योर्ड ग्रोथ रेट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट, विथ 1 + GL लिखाना है, डिवाइड बाई इसको पुल करेंगे विथ RE माइनस लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लस डी जीरो
इंटू एच, ये एच क्या है भी बताऊंगा थोड़े टाइम में, माइनस आर, आर लिख रहा हूँ, सो सॉरी, जी एस जो एबनॉर्मल ग्रोथ रेट है, दैट इज ग्रोथ रेट फॉर शॉर्ट टर्म, माइनस जी एल, इसको भी सर डिस्काउंट करेंगे विथ आर ई माइनस जी एल। ये है आपका फॉर्मूला फॉर एच मॉडल, राइट, वेयर ये सब जो एच है, एच, ये एच क्या है सर, एच इज नथिंग बट योर एन बाई टू। अभी जो एन बोले थे ना अपन ने, जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ रेट लीनियरली डिक्लाइन होता है टू मेच्योर्ड ग्रोथ रेट ओवर एन ईयर्स, वो एन डिवाइड बाई टू, दैट इज योर एच, राइट। सर फॉर्मूला को थोड़ा सा डिकम्पोज करके डिराइव एंड ऑल दैट कीजिए ना, वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना, बट उसका रिक्वायर्ड भी नहीं बस। तो डीडीएम डिस्कस किया, डीडीएम से सीधा इक्विटी में जंप किया अपन, मॉडल्स फॉर एस्टिमेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, टू स्टेज मॉडल, थ्री स्टेज मॉडल, राइट। टू स्टेज मॉडल इज फर्दर डिवाइडेड into जनरल टू स्टेज एंड एच मॉडल। जनरल टू स्टेज में तो कोई इशू ही नहीं, वहां पे क्लियर कट बोला होगा कि यार 5 साल तक ग्रोथ रेट 40% है और छठे साल से ग्रोथ रेट 5%, तो इजीली वैल्यू कर सकते हैं अपन। आपको याद आ रहा होगा लेवल टू कैंडिडेट्स को, बहुत इजी टाइप का वैल्यूएशन होता है, कुछ नहीं, अपने को सारा का सारा डिविडेंड्स को फोकस करना है, D1 D2 D3 D4 D5, राइट। जो भी साल से कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो रहा है, वहीं पे अपन वो जीजीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, दैट डिविडेंड डिवाइड बाय आर ई माइनस जी करके। कुछ याद आ रहा है क्या? डोंट वरी, वी विल टेक वन सम, राइट, इन द नेक्स्ट सेशन ऑब्वियसली, राइट। थ्री स्टेज मॉडल, थ्री स्टेज मॉडल में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यार से फर्स्ट 3 इयर्स डिविडेंड 40% के रेट से ग्रो होगा, तो नेक्स्ट 3 इयर्स डिविडेंड 25% के रेट से ग्रो होगा, फिर सडनली डिविडेंड 5% के रेट से ग्रो होना चालू होगा। तीन स्टेज होगा ना, फर्स्ट स्टेज में 40% के रेट से ग्रो होगा, सेकंड स्टेज में 25% के रेट से ग्रो होगा, फिर 3 और 3 6, फिर सातवें साल से बोल रहे हैं कि यार अब डिविडेंड 5% स्टेबल रेट से ग्रो होगा। तो कुछ नहीं करना है, वही D1 D2 D3 D4 D5 D6, और जो भी ईयर से स्टेबल रेट से ग्रो हो रहा है वहां पे हम लोग जीजीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज दैट डिविडेंड, राइट, डिवाइड बाय आर ई माइनस जी एंड ऑल दैट सब, एंड उसके बेस पे वैल्यूएशन करेंगे। आई थिंक सफिशिएंट हिंट मैं दे रहा हूँ फॉर लेवल टू कैंडिडेट्स, राइट। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं कि सर ये वैल्यूएशन में कभी किया ही नहीं है, राइट, और मेरा मे एग्जाम है 15 दिन के बाद, तो भाई मैं क्या बोलूँ, विल बी टेकिंग अप सम्स, लेकिन इतना रिवीजन के बेस पे सारा चीज आपको याद आ रहा है, आई एम डेड श्योर आपको आ रहा है। ओके, आई वुड बी नीडिंग फर्दर स्पेस। तो बॉन्ड्स टच किया, उसके बाद अपन ने पोर्टफोलियो टच किया, उसके बाद डेरिवेटिव्स टच किया, उसके बाद फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम के बाद कॉर्पोरेट इशू, और कॉर्पोरेट इशू के बाद इक्विटी। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जाने का मन करे। सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को मैं गारंटी दे रहा हूँ, वहां पे आप क्वांट्स का फील ले नहीं सकते, कोई भी मॉडल हो, मल्टीपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज एंड ऑल दैट, उसका तो फील लिया ही नहीं जा सकता। सर मैंने पूरा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पढ़ा हुआ है, वहां पे भी अपन फील ले सकते हैं, ट्रस्ट में ले सकते हैं। हाँ यार, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्वांट्स का फील इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कैसे? टाइम सीरीज इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, टाइम सीरीज मॉडल, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल के साथ, एंड भी करेंगे मॉडल के साथ, तो दिस गोइंग टू बी द एंड, टाइम सीरीज मॉडल इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ये तो एकदम क्यूरोसिटी वाला चीज हो गया, कहाँ पे आ गया यार, टाइम सीरीज तो है ही नहीं भाई, है ही नहीं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, है कहाँ पे? रियल एस्टेट इंडाइसेस। हाँ सर, रियल एस्टेट इंडाइसेस मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें एक अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स है, ट्रांजैक्शन बेस्ड इंडेक्स है ना, तेना है, सही कह रहे हो। उसके अंदर जो अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स है ना, ये भी पढ़ा हुआ है सर।
अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स। क्या है ये? अप्रेजल बेस्ड मतलब यहाँ पे कोई वैल्यूअर आएगा, कोई अप्रेजर आएगा जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को इनफ्रिक्वेंटली वैल्यू करने वाला है, राइट। से आज आया तो अगले बार वैल्यू करेगा से 2 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, राइट। अप्रेजल बेस्ड वैल्यूएशन है ये, राइट। तो अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स में सर एक वैल्यूअर आता है जो इनफ्रिक्वेंटली वैल्यू करता है रियल एस्टेट को, जिसके वजह से अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स कहने से सफर्स फ्रॉम अ लैग, याद आ रहा होगा लैग, राइट। से प्राइस बढ़ गया है, लेकिन अप्रेजर तो आज आएगा नहीं, वैल्यूअर तो आएगा नहीं। वो थोड़ा टाइम बाद आएगा और प्रॉपर्टी के प्राइस को रिवाइज करेगा अपवर्ड्स। प्रॉपर्टी के प्राइस गिर गए हैं, लेकिन इंडेक्स में प्राइस नहीं गिरा हुआ है, क्यों? क्योंकि वैल्यूअर तो अब तक आया नहीं है। वैल्यूअर कुछ टाइम बाद आएगा और प्रॉपर्टी के प्राइस को रिवाइज करेगा व्हाट डाउनवर्ड्स। तो अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स सफर्स फ्रॉम अ लैग बिकॉज ऑफ इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन। यहाँ तक तो सभी को याद आ रहा होगा, राइट। हाँ सर, इतना तो हमने सबने पढ़ा हुआ है। आगे कहाँ से आ गया टाइम सीरीज? अभी आएगा। तो पहले लिख देते हैं, सफर्स फ्रॉम लैग ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन। तो क्या सर, अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स अगर लैग से सफर कर रहा है ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन तो क्या? तो बोलना ये चाह रहे हैं कि अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स का जो रिटर्न है ना, उसको आप बाकी अदर एसेट क्लासेस के रिटर्न के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों सर? अदर एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी इंडेक्स का रिटर्न या बॉन्ड इंडेक्स का रिटर्न के साथ कंपेरेबल नहीं होगा, बिकॉज वो सारे इंडेक्स में तो प्राइसेस आर अपडेटेड एवरी मोमेंट, राइट। इक्विटी का इंडेक्स प्राइसेस आर अपडेटेड एवरी मोमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे रियल एस्टेट इंडेक्स बेस्ड ऑन अप्रेजल बेस्ड, राइट। वहां पे तो सर इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन हो रहा है, लैग के साथ हो रहा है, तो रिटर्न्स आर नॉट कंपेरेबल। और यहाँ पे एक वर्ड बोलना भूल गया मैं, सफर्स फ्रॉम अ लैग ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन, जिसके वजह से इन लोग कह रहे हैं अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स हैज अ स्मूथनिंग इफेक्ट। स्मूथनिंग इफेक्ट की वजह से हम लोग अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स का रिटर्न को दूसरे एसेट क्लासेस के रिटर्न के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दूसरे एसेट क्लासेस में तो प्राइसेस आर अपडेटेड एवरी मोमेंट, राइट। और यहाँ पे तो इनफ्रीक्वेंट हो रहा है। सर ये स्मूथनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है भाई बहन? स्मूथनिंग इफेक्ट का मतलब कि सर एक्चुअल प्राइस मूवमेंट अगर ऐसा है तो ये कैप्चर होना चाहिए ना इंडेक्स में। अगर अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स में तो सर इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन हो रहा है, बीच बीच में वैल्यूएशन हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसके वजह से एक्चुअल प्राइस मोमेंट कैप्चर नहीं होता है, राइट। वो किल हो जाता है, स्मूदन आउट हो जाता है, स्मूदन आउट हो जाता है। इसीलिए अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स का जो वॉलिटिलिटी है ना, इट इज बायस्ड डाउनवर्ड्स, राइट, बिकॉज ऑफ द स्मूथिंग इफेक्ट। इसीलिए तो कंपेरेबल नहीं है। तो क्या करें यार, ये जो स्मूथनिंग है ना, सर इसको अनस्मूदन कर देते हैं ना। जो स्मूथनिंग है इसको अनस्मूदन कर देते हैं, अनस्मूदन इट। कैसे सर? यहाँ पे इन लोगों ने एक मेथड बोला है, दैट इज मॉडिफाइड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। मॉडिफाइड मॉडिफाइड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। अरे यार, ऑटो रिग्रेसिव तो यार टाइम सीरीज में देखा था। हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने, टाइम सीरीज इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ऑटो रिग्रेसिव देखा था सर, लेकिन मॉडिफाइड क्या है? वही ऑटो रिग्रेसिव मॉडल को थोड़ा सा ठोक पीट किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। प्लीज मेरे को बताना, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हम लोग क्या करते हैं? सर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग्ड वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, राइट। वे रिग्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इट्स ओन लैग्ड वैल्यू। सही बोला मैंने? वे रिग्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इट्स ओन लैग्ड वैल्यू, मतलब एक्स टी को रिग्रेस करते हैं हम लोग एक्स टी माइनस वन के साथ। देखो ना, तो जो एक्स का लैग्ड वैल्यू, एक्स फॉर द टीएथ पीरियड का लैग्ड वैल्यू एक्स टी माइनस वन, राइट।
दिस ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं क्या सर? हाँ, हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, लेकिन और थोड़ा सा ठोक पीट किया हुआ है, हेंस मॉडिफाई वर्ड है। तो यहाँ पे सर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑन अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स फॉर द टीएथ पीरियड डिनोटेड बाय आर टी स्टार, इसको हम लोग रिग्रेस करने वाले हैं। ऑब्वियसली रिटर्न फॉर द टी माइनस वन पीरियड, राइट, आर स्टार टी माइनस वन अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स, राइट, मैं क्या बोला, रिटर्न ऑन अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स फॉर अ टी पीरियड डिनोटेड बाय आर टी स्टार या आर स्टार टी को रिग्रेस करने वाले हैं। रिटर्न ऑन अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स फॉर टी माइनस वन पीरियड डिनोटेड बाय आर स्टार टी माइनस वन एंड विथ एक्चुअल रिटर्न आर टी। इसी को और इम्प्रोवाइज करके अगर लिखे तो लिखा हुआ है आर स्टार टी इज इक्वल टू ए into actual return for the TH period 1 minus A into appraisal based index का return for the T minus 1 period denoted by R star T minus, जिसमें से ऑब्वियसली सिंस अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स है तो अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स का रिटर्न दिया हुआ रहेगा, आर स्टार टी आपको दिया हुआ रहेगा, राइट, आर स्टार टी माइनस वन दैट इज अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स रिटर्न फॉर द टी माइनस वन पीरियड, ये भी दिया हुआ रहेगा, राइट। ए क्या है सर? A is the speed at which actual return is reflected in the appraisal based index return. I repeat, A is the speed at which the actual return मतलब वो unsmoothened वाला return is reflected in the what? Appraisal based return मतलब वो smoothing वाला। प्लीज मेरे को बताना कहने से R star T has a smoothing effect, क्योंकि वो R star T क्या है? R T star बोलो या R star T बोलो, क्या है वो सर? अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स का रिटर्न है, और अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स तो स्मूथिंग इफेक्ट से अफेक्टेड होता है ना, राइट। तो अपने को उसी को अनस्मूदन करना है, मतलब अपने को एक्चुअल रिटर्न फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए इज नथिंग बट द स्पीड एट विच एक्चुअल रिटर्न is reflected in speed at which actual return is reflected in appraisal based index return, right? और अप्रेजल बेस्ड इंडेक्स रिटर्न सफर्स फ्रॉम व्हाट? स्मूथिंग इफेक्ट, उसी को तो अनस्मूदन करना है, मतलब अपने को ये फाइंड आउट करना आर टी, जिसमें से आपको आर स्टार टी माइनस वन दिया हुआ रहेगा, आर स्टार टी दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, कहने से वी कैन इजीली बैक आउट व्हाट? आर स्टार टी, राइट। वही आपका अनस्मूदन रिटर्न रहेगा। अब आप उसको कंपेयर करो विद अदर एसेट क्लासेस का रिटर्न, राइट। ये है आपका टाइम सीरीज मॉडल इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। बाकी सबको इरेज कर देता हूँ, दो स्लाइड्स हमारे हो गए। सेकेंड, यस। तो वी स्टार्टेड विद मॉडल्स, बॉन्ड्स, उसके बाद पोर्टफोलियो, उसके बाद डेरिवेटिव, उसके बाद फिक्स्ड इनकम, उसके बाद कॉर्पोरेट इशूअर, फिर अपन गए कॉर्पोरेट इशूअर के बाद गए इक्विटी में, एंड देन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट। मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स को मैंने टच कर दिया है विद जस्ट वन वर्ड दैट इज मॉडल। चलो मॉडल बनाते हैं, राइट। इस तरीके से कोशिश किया कि एक इंट्यूटिव रिविजन में करा सकूं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एपिसोड नंबर 1
of the series Connecting to the Dots. Let's connect the dots, right? Depending upon time availability and many other factors, right? एपिसोड 2 के बारे में भी सोचेंगे डेफिनेटली, एंड ऑब्वियसली मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग को ये चीज कैसा लगा उसके बेस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसके रिलेटेड सम सर कहाँ कहाँ पर है उसको अपन टच करेंगे, राइट? डेफिनेटली। चलो यहाँ पे कंक्लूड करो। एंड बाय द वे, राइट, अगर लेवल 2 को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई वेट क्या चीज का कर रहे हो? इसी तरीके से अपन पढ़ाई करते हैं, एकदम कनेक्ट कर करके म्यूजिक के जैसा, राइट? फटाफट से एनरोल कर लीजिए, राइट? लिंक सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में देके रखा होगा। चलिए, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।